गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। बहुत ही रोचक पुस्तक है। यदि आपका उद्देश्य एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल करने की है तो याद रखिए मेरा चैनल आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत सहायता करने वाला है, क्योंकि इसी चैनल में आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, आपके लिए मैप्स मिलने वाले हैं और हर लेसन 11 लेसन की बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली, जहां पर एक एक विषय को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो आज अंतिम लेसन जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते, इसका तीसरा भाग आप तक पहुंचने वाला है और इस भाग में आज हम चर्चा करेंगे दूसरे बड़े देश की, जो एशिया का हमारा पड़ोसी देश भी है, चीन की आज हम बात करने वाले हैं। तो चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। प्रथम अफीम युद्ध 1940 और 42 ईस्वी में अंग्रेजों और चीनियों के बीच में लड़ा गया था। अफीम को लेकर किस संधि के अनुसार यह युद्ध खत्म हुआ वो बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी इसकी चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर सन्यात सेन जिनका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है उनके बारे में, क्योंकि देखिए कुछ लोग जैसे हर देश में वो होते हैं जिन्होंने उस देश के लिए कुछ किया होता है। तो डॉक्टर सन्यात सेन ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में महात्मा गांधी व भगत सिंह जैसे लोग हुए, उनकी तरह ही बड़े अदब के साथ लिया जाता है। तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं और उनके 3 सिद्धांत क्या थे। 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति क्या थी, किसने ये क्रांति करवाई थी और उसका क्या प्रभाव चीन के ऊपर रहा, ये भी पढ़ेंगे। और इसके साथ इन विषयों के साथ हमारा एंड रहेगा तीसरे भाग का। दूसरे भाग को अगर आपने अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा, मेरे को सुना, तो उसका एक छोटा सा जो है वो टेस्ट लिया जाए ना। चलिए, ये जरूरी होता है, हम आगे बढ़ें उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। देखिए, शिमोनोसेकी की संधि की धाराएं याद होगा। चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ 94-95 में और उस युद्ध का अंत जो है वह शिमोनोसेकी संधि के अनुसार। तो चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर जापान को कितने करोड़ तायल देगा। याद रहा, 2 करोड़ तायल। यस, किसी ने 3 करोड़ भी बोला, आपने ठीक बोला, लेकिन ये जो 3 करोड़ तायल बाद में दिए गए थे ये लियाओ तुंग के प्रदेश को वापस करने के बदले में जापान को दिए गए थे। तो आपका उत्तर है 2 करोड़ तायल, बिल्कुल सही, पर आपने ध्यान से सुना इसलिए आपको 3 करोड़ भी याद है। वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरा है पोर्ट्समाउथ संधि की धाराएं। जापान को डैश का दक्षिणी भाग, पोर्ट्समाउथ की संधि किसके साथ की? रसिया के साथ। रूस के साथ युद्ध हुआ, हार गया, जापान जीत गया, तो जापान को डैश का दक्षिणी भाग, रसिया का, रूस से जीता था ना ये, तो रूस का कौन सा? ये सखालिन द्वीप था रूस, उसका दक्षिणी हिस्सा जो है उसे मिला था। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर प्रथम बम गिराया था। वही डेट बतानी एग्जैक्टली। यस, महीना था अगस्त और पहली डेट है 6 अगस्त। याद रखना, 6 अगस्त को 1945 को जापान के ऊपर गिराया गया। जापान के हिरोशिमा नगर के ऊपर, बड़ा नगर था। और दूसरा जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को नागासाकी में परमाणु एटम बम जो गिराया गया था। याद रखना, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है डैश 1945 ईस्वी को जापान में आत्मसमर्पण कर दिया, 2 बड़े नगर खो दिए, पूरी तरह से तबाह हो गए। इसलिए अंततः अकल आई कब? 14 अगस्त को। याद रखना, 15 अगस्त हमारा भारतवर्ष आजाद, लेकिन 47 में हम 45 बिल्कुल 2 वर्ष पहले की ही बात हम कर रहे हैं। तो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से कौन सा विश्व युद्ध? अभी बताया मैंने, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो उसका अंत हो गया। बिल्कुल सही कहा। चलिए, अगला 5वां ये रहा कि 1945 से लेकर 1952 ईस्वी में जब उसने अंत हो गया तो उसके ऊपर अधिकार कर लिया। हार गया था जापान, तो किसने अधिकार कर लिया? अमेरिका ने परमाणु बम गिरा थे तो उसी ने ही अधिकार कर लिया। लेकिन अमेरिका ना बड़े सूझबूझ तरीके से, जैसे ना किसी को, मान लीजिए किसने चोरी करी है, बच्चे ने कोई बजा रही होगी चोरी करने की, तो उसको जो है वो जेल में डाल दिया। लेकिन अब जो है क्या तरीका हो गया है कि बच्चे को और आने वाला टाइम में उसका जो लाइफ है वो चोरी डकैती में न जाए, तो इसलिए वहां पर सुधार गृह बना दिए गए हैं कि बच्चों को वहां सिखाया जाता है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए और उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। वहां सिखाया जाता है जेल में कि कैसे कैसे जो है वो क्या क्या चीज आप बना सकते हैं, आपकी कलाकारी क्या है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने भी जो जापान के साथ वैसा ही किया, लूटा नहीं घुसूटा नहीं। जैसे जो है अंग्रेज लोग भारतवर्ष में आए और बहुत सारी चीजें यहां से लूट घुसूट करके कहां ले गए? अपने देश ले गए। तो वैसे अमेरिका ने नहीं किया। देखिए क्या किया उसने, 1945 से लेकर 1952 ईस्वी तक याद होगा किसे भेजा था यहाँ पर, किस जनरल को?
जनरल डगलस, बिल्कुल सही कहा, इसके अधीन रहा और उसके बाद जो है जापान ने बहुत प्रोग्रेस करी और उस प्रोग्रेस के साथ ही उसको जो आज़ाद किया 1952 में। उस पर का देखिए आज जापान जो है अमेरिका का सबसे सबसे फ्रेंड जो है, सबसे दोस्ती वाला देश जो है। चलिए छठा, 1964 ईस्वी में जापान की राजधानी डैश में डैश खेलों का आयोजन किया गया। याद रखिए 1964 ईस्वी में बहुत फेमस जो है जापान की राजधानी जिसका नाम है टोक्यो। पहले क्या नाम था भाई? ईदो, ईदो से टोक्यो, याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और इन खेलों का आयोजन में उसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था, बहुत बहुत बहुत, और वो था $3 करोड़। बहुत होते हैं $3 करोड़, और कभी 1964 ईस्वी। इसका मतलब जो है जापान कितनी बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति बनकर जो उभरा था, किसके हाथों? जनरल डगलस के हाथों। और फिर उसके बाद जनरल डगलस ने तो सिर्फ दे दिया देश को बनाकर, आने वाले जो लोग थे नई एजुकेशन के साथ जो जा रहे थे, नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों ने अब अपने देश का भविष्य अपने हाथों में समझा और इसलिए अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम किया। और आज वो देश देखिए कहाँ है। हम किसके लिए लड़ते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? केवल अपने बच्चों के लिए, अपने घर तक सीमित है, देश के लिए तो कोई करता ही नहीं है। तो ये फर्क है जापान और, तो ये है इतिहास बताता है तुम्हें सही दिशा। तो याद रखिए इतिहास वो विषय है जो किसी विषय से कम नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये आप हैं कि आंखें बंद करके बैठे हैं और कुछ बच्चे हैं जो आंखें खोल के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सातवां ये रहा 1964 ईस्वी में जापान में शिकासेन, याद रखना शिकासेन जो है वो पहली जो है ऐसी रेल बनाई जिसने जो है 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भागी और उसी को कहा गया, क्या कहा गया? सबसे पहली वो कौन थी? बुलेट ट्रेन भाई। और आज 1000 तक का जो है वो प्रशिक्षण चल रहा है। सोचिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली रेलें जो है वो जापान में बनेगी। तो ये भविष्य है जापान का। आठवां, डैश जर्मनी का तानाशाह था। याद रखिए जिस तानाशाह के बलबूते पर जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, याद होगा, बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है? हिटलर, बिल्कुल ठीक है। नौवां, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था भाई। मुसोलिनी जो है वो हिटलर का दोस्त भी था। तो उसने इटली में कौन सी भावना, यहाँ पर जैसे कि जर्मनी में चली नाजीवाद, यहाँ कौन चली भाई? फासिस्टवाद, बिल्कुल ये भी पढ़ा था हमने। और अंतिम 10वां है कि द्वितीय विश्व युद्ध जापान ने डैश शक्तियों की तरफ से लड़ा था। 2 शक्तियां थी, एक था मित्र राष्ट्र और एक थे आपके धुरी शक्तियां। तो भाई मित्र राष्ट्र, पहला विश्व युद्ध उसने मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, देख लेना इतिहास को। दूसरा उसने लड़ा धुरी शक्तियों के साथ मिलकर, और धुरी शक्तियों जो प्रमुख शक्तियां थी उनके नाम अभी मैंने बताए थे। क्या नाम थे उनके? अभी जर्मनी और इटली प्रमुख थे। क्लियर हो गया? तो आपने अच्छे से पढ़ा। चलिए अब आगे अच्छे से फिर से सुनिए चीन के बारे में। हमारा पड़ोसी देश, बहुत अच्छे से आपको समझना है और सुनना भी होगा। अगर आप चीन को पॉजिटिवली लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे मत लेना कि हमारा जो है वो दुश्मन है फलान। अरे दुश्मन से भी बहुत सारी बातें सीखी जा सकती। तो आज हम चीन से क्या बातें सीखेंगे? देखिए सबसे पहले चीन जो है पूर्वी एशिया, हमारा एशिया का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें चीन सबसे विशाल देश जो है, प्राचीन और विशाल देश है। इसका इतिहास है अपना बहुत प्राचीन है। इसका जो क्षेत्रफल है देखिए 95,96,960 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा देश है, लगभग 3 गुना भारत का। इसकी कुल जनसंख्या 1 अरब 43 करोड़ के आसपास या अधिक है। ठीक है, यहाँ की जलवायु में विविधता भी, इतना बड़ा विस्तृत देश है तो नेचुरली क्या जलवायु में विविधता, अपने देश को ही देख लीजिए। अगर आप हिमाचल की देख लीजिए, हिमाचल में कुल्लू में जाइए, मंडी में जाइए, आप उन्ना में जाइए, जलवायु बिल्कुल भिन्न भिन्न आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से चाइना विविधता का देश है। चीन में अनेक नदियां हैं, याद रखना 3 बड़ी नदियों के नाम बहुत याद रखना आपने। हवांग हो पीली नदी, हवांग हो पीली नदी, पीली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवांग हो जहां से निकलती है वहां पीली मिट्टी ज्यादा है, इसलिए वो घुल कर आती तो इसे पीले रंग की होती है, तो इसलिए हवांग हो। और हवांग हो नदी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको कहा जाता है चीन का दुख। याद रखना चीन का दुख, क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है और लोग जो है बहुत दुखी होते हैं, उनकी संपत्ति तबाह हो जाती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है चीन का दुख। क्लियर हो गया भाई? ये होगी पहली नदी। दूसरी नदी है उसका नाम है यांगत्से नदी। देखिए यांगत्से नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है चीन की और विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। याद रखना यांगत्से, ये है यांगत्से नदी, ये है यांगत्से नदी। क्लियर है? तो ये विश्व की तीसरी और चीन की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी के ही किनारे, क्योंकि इस नदी में ये नदी जो है वहां पर परिवहन का कार्य भी करते हैं। और याद रखना सबसे सस्ता जो परिवहन है
रेलगाड़ी हो, दूसरे हो, उन सबसे बढ़िया जो परिवहन माध्यम है, सबसे सस्ता और सबसे ईजी, कम समय में, वो है आपकी नदियां, पानी, जिसमें बोट चलते हैं, किश्ते चलते हैं, जहाज चलते हैं। तो इस नदी के ही किनारे जो दो बड़े का नाम शहर बसे हैं चाइना के, जहां सबसे ज्यादा व्यापार होता है, संघाई और नानकिंग जैसे जो है इस नदी के किनारे हैं। याद है कौन सी नदी है ये? यांगतसी नदी, यांगतसी नदी। और पर्ल नदी जो तीसरी नदी देखेंगे आप, पर्ल नदी, ये नीचे वाली पर्ल नदी कहलाती है। और इसके नदी के किनारे जो है हांगकांग, इसका बारे में भी बात करें, हांगकांग याद रखना। हांगकांग जैसे हमारी जो है ना भारत की जो है, जो आर्थिक तौर पर देखें कि सबसे बड़ा जो नगर है जो वो मुंबई है, आर्थिक राजधानी जिसमें कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार हांगकांग भी जो है चाइना का जो है। लेकिन आपको चाइना का जो हांगकांग है याद रखना है कि हांगकांग जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, चलिए आगे, क्योंकि इसका इतिहास आएगा तब मैं बताऊंगा। चलिए, फसलें क्या, कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं है, चावल है, चाय है, तंबाकू है, गन्ना है, मूंगफली और जूट, ये प्रमुख फसलें जो है चाइना की है, वहाँ पर भरपूर मात्रा में उगती हैं। इसके अलावा ये जो है अपने खनिज पदार्थों के लिए, देखिए किसी देश में अगर किसी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे चीज़ जरूरत है तो खनिज पदार्थ, लोहा है, कोयला, भारतवर्ष की तरह तांबा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, टीन भी है, मैग्नीज भी है, ये सब सारी चीज़ें जो है संपन्न देश है, इसलिए ये देश प्रोग्रेस किया। इसके अलावा देखिए लकड़ी के मामले में टीक लकड़ी, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, अगर घर बनाएंगे आप लोग तो याद रखना टीक लकड़ी सबसे मूल्यवान लकड़ी जो है, सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है टीक लकड़ी। और कहाँ से आती है वो? चाइना से आती है। तो जातीय समूह, यहाँ पर अनेक जातीय लोग जो है रहते हैं, जातीय समूह यहाँ पर भी है, जैसे कि हान है, उइगर हैं, हुई है, मांचू और तिब्बती हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हान प्रमुख, जो चीनी लोग जिनको कहा जाता है वो हान है, हान प्रमुखता है। चीनी तो सारी है ना, लेकिन उइगर देखिए यहाँ हान क्या है, इस तरह से देखने मिलते हो। जो उइगर हैं वो वहाँ के जो है केवल मात्र 2.6% लोग हैं, और ये मुस्लिम लोग हैं जो इस भाग के ऊपर जो ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। उइगर कहा जाता है। कौन सी जाति है ये? उइगर जाति। हान जाति जो है ये 92% जो लोग हैं वो हान जाति के ही हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख हान जाति के लोग हैं। क्लियर हो गया? तो ये पढ़ा हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में, चाइना के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम अफीम युद्ध, बड़ा इंटरेस्ट से होकर इसको समझ लेना। अफीम की जब बात आती है तो ये वो पदार्थ हैं जिसका आज भारतवर्ष में भी इतना सेवन हो रहा है कि बच्चे हर कहीं, हर दिशा में जो है। तो ये व्यवस्था कहाँ, कौन लेकर आया था? ये थे अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने जो है उस समय देखिए भारतवर्ष जो है गुलाम बना के रखा हुआ था, और वो चीन को भी इसी तरह का गुलामियत में ले जाना चाहता था, वहाँ वो उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। तो क्या करता था जो है चीन जो है, जो अंग्रेज लोग थे, ये भारतवर्ष में जो है अफीम की खेती करवाते थे और अफीम निकलवाते थे, और अफीम जो है वो चाइना के लोगों को बेच। देखिए चाइना के वो लोग थे, चाइना में इस तरह का सेवन करना बुरा माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर प्रतिबंधित है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज़ें खाने से जो है युवा वर्ग खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो देश प्रोग्रेस कैसे करेगा, उनको हर चीज़ मालूम है। हमारे देश में ही है ऐसी बात कि जहाँ पर 1 किलोमीटर में ही आपको 4 जो है वो ठेके मिल जाएंगे, फिर लिखा जाता है बोतल के बाहर या किसी डिब्बी के बाहर जो है ये हानिकारक है। सिर्फ लिखने से बात नहीं चलेगी, ये इतिहास बताता है। आप इतिहास देखिए, चाइना ने इतने प्रोग्रेस क्यों करे। भाई हमें अपने युवकों के ऊपर, अगर है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे युवा, अरे युवा तो तब हम बोलेंगे जब वो काम करने के योग्य नहीं होंगे, नहीं तो ये युवा हमें तबाह भी कर देंगे। अब पंजाब के बाद हिमाचल की बारी, आप देख लीजिए सराउंडिंग में कितने जो है वो, जो क्या बोलते हैं, एक आया है चिट्टा, कितने बच्चे तबाह हो रहे हैं। मेरे ही गांव में 2 बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो अपने ट्रेनिंग में इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन अब घर बैठे हैं, क्यों? चिट्टे की वजह से, और पागलों की तरह इधर से उधर घूमते हैं। तो ये है हमारा युवा, तो सीखना है हमने। इसीलिए जो है ये इतिहास आपको सिखाता है कि भाई देखिए अब चाइना ने कहा कैसे प्रोग्रेस करी। अब अंग्रेजों ने जो है उनको लत लगाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास, उनको वो देखिए चाइना पहले से अलग रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, किसी देश की आवश्यकता नहीं थी, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप अपने पर निर्भर करते थे और अपने मेहनत में जब विश्वास करते थे। लेकिन अब अंग्रेज लोगों ने उनको जो है क्या चुपके से अफीम खिलाना शुरू किया, और आदत जब बन जाती है तो नेचुरली वो फिर जो है गुलाम हो जाता है। तो गुलाम बनाने का तरीका, चीनियों को गुलाम बनाने का तरीका अंग्रेजों ने क्या किया? अफीम को बेचना बिना सरकार की अनुमति के, ठीक है, चुपचाप बेचना शुरू किया।
अब जब चीनियों को पता लगा सरकार को, वहाँ सरकार ने उसके लिए उसका घोर विरोध किया और इस प्रकार से जो है जो अफीम बेचने वाले उनके विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार से युद्ध तो हुआ, लेकिन इस युद्ध में जो है क्या हुआ, चीनियों की हार हुई, क्योंकि उसमें ब्रिटिश लोगों के पास सबसे योग्य जो है वो ताकतवर बेड़े थे, कमी नहीं थी, उनकी योग्य जो है सेनाएं भी थी। तो इसके बलबूते पर उन्होंने जो है उनको हरा दिया और इस प्रकार से 29 अगस्त 1842 ईस्वी, याद रखना, अंग्रेजों और चीनियों के बीच में, सरकार के बीच में संधि हुई, जिसे कहते हैं नानकिंग की संधि। याद रखना, अगली संधि हुई नानकिंग, प्रथम अफीम युद्ध की नानकिंग की संधि। नानकिंग जगह का नाम है, इस जगह के ऊपर ही खत्म हुआ था युद्ध। तो अगर नानकिंग की संधि हुई, उसकी धाराएं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली धारा, अब क्योंकि जो जीता हुआ ना वही धारा जो है बनाता भी है कि किन किन शर्तों के अनुसार यह युद्ध जो खत्म हुआ। तो वो किसने बनाई शर्तें भाई? अंग्रेजों ने क्या कहा? पहली शर्त रखी कि हांगकांग का जो द्वीप है सदा के लिए ब्रिटेन को मिल गया भाई, ये मिल गया हांगकांग का। तो अब आया वो जो इतिहास में बता रहा था, हांगकांग का कब मिला? ये 1842 ईस्वी में जो मिल गया था। 1842 ईस्वी में हांगकांग जो किसे मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। और याद रखना, इसी हांगकांग को उन्होंने छोड़ा जाके 1 जुलाई 1997 ईस्वी को 97 में जाके जो छोड़ा था, रात को, आधी रात को, और लगभग 156 साल तक जो है, मान लीजिए, देखिए 1842 से लेकर जो है वो 1957 तक, 97 तक जो है 156 साल तक जो अंग्रेजों के पास रहा। और आज ये सबसे ज्यादा धनवान शहर है, सबसे ज्यादा विकसित शहर अंग्रेजों के पास रहने के पश्चात। तो ये है हांगकांग का। अब आता है पहला जो मान लिया भाई। दूसरा, 5 बंदरगाह, ब्रिटिश ने कहा कि जो आपकी जो 5 बंदरगाह हैं जिनका नाम है कैंटन, आमोयो, फुचाओ, निगपो और संघाई मैंने बताया था ना, संघाई, ये तो संघाई, इन जगहों के ऊपर जो व्यापार करने का अधिकार जो दे दिया गया, ब्रिटिश लोगों को अधिकार दे दिया गया व्यापार करने का भी, और इन जगहों के ऊपर बसने का भी, रहने का भी अधिकार जो है दे दी गया। ये दूसरी शर्त होगी। फिर क्षतिपूर्ति के तौर पर भाई, क्योंकि तुम लोगों ने क्षतिपूर्ति करी, युद्ध लड़ा, हमारे जहाज भी खराब हुए, हमारी संपत्ति भी हुई, लेकिन ये नहीं कहा कि चाइना तुम्हारा भी हुआ। लेकिन भाई हारने वाले के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है कि दे पैसे भी हमारे को, कितना? 2 करोड़ 10 लाख डॉलर, तायल नहीं, उनकी करेंसी नहीं, अब अपनी करेंसी, उनकी करेंसी जो है ज्यादा कॉस्टली है। तो 2 करोड़ 10 लाख डॉलर जो है अंग्रेजों को देना स्वीकृत हुआ। हारता क्या नहीं करता। चौथा है आयात और निर्यात पर एक समान कर। देखिए होता क्या है कि कोई भी कंट्री दूसरे देश से जब व्यापार करने के लिए उस देश में आता है तो उनके ऊपर कर लगाते हैं, भारी कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि हमारे देश के उद्योग जो खत्म, धंधे जो है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि बाहर से जो लेकर आता है वो हमेशा सस्ता माल लेकर आता है, ठीक है। और उसके वो इंडस्ट्रीज में, उसमें ब्रिटिश के पास इंडस्ट्री की कमी नहीं थी, तो उन सामान को बेचना चाहता था धड़ल्ले से चाइना में। तो भैया वो अगर अधिक कर देगा तो सामान ज्यादा कीमत पर मिलेगा, चीनी लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए सामान निचली दर पर जाए, सस्ता जाए। तो इसलिए जो है चीन को इसलिए इस बात के ऊपर मनवा लिया गया कि एक समान रहेगा, आयात और निर्यात कर क्या होगा? बराबर होगा। जबकि होता क्या है कि किसी देश में आयात और निर्यात कर अलग अलग होता है। याद रखना, आयात और निर्यात कर क्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये जो है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को जो सस्ती दर के ऊपर, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, वो सस्ती बिकेंगी। तो भाई यहाँ भी टैक्स भी उन्होंने बचा लिया। पांचवा क्या हुआ? अंग्रेजों के जो मुकदमे थे वो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जो मुकदमे हैं वो अंग्रेज कानून के तहत ही चलेंगे, उन्हीं की अदालतों में चलेगा। सजा जो है चीनी कानून के तहत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जब वायलेंस हुआ था तो वो नहीं चाहते कि अंग्रेज जो है वो चीनियों के सामने खड़े हों। तो अंग्रेज मुकदमे अंग्रेजी कानून के अनुसार उन्हीं की अदालतों में होगा। ये भी बात उनसे मान ली। तो ये 5 बातें होगी नानकिंग की संधि। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, पहली हांगकांग जो है ये मिल गया हम इनको। फिर 5 बंदरगाहें खोल दी गई, किसके लिए? व्यापार के लिए और रहने के लिए, जिसमें संघाई भी शामिल था, कैंटन भी शामिल था, बड़ी याद रखना है। उसके अलावा क्षतिपूर्ति के तौर पर जो है 2 करोड़ 10 लाख दे दिया गया। फिर चौथा आ गया आयात और निर्यात दोनों सम्मान कर दिए, किससे जो है व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और 5वां आ गया कि अंग्रेजों के जो मुकदमे अंग्रेजी कानून के तहत उन्हीं की अदालतों में किए जाएंगे। अब आता है द्वितीय अफीम युद्ध। 1856 से लेकर 60 ईस्वी में द्वितीय फिर से युद्ध हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई उसका भाई नुकसान होना लगा, चाइना को बहुत नुकसान होने लगा। अब चाइना को लगा कि अब हम इनको हरा सकते हैं, फिर से
1856-60 ईस्वी में द्वारा उसी अफीम को लेकर, क्योंकि अफीम जो है लगातार जो है वो बेचा जा रहा था, तो इसको फिर से रोकने के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी गई। लेकिन 26 जून 1856 ईस्वी में फिर से क्योंकि हार गए और फिर से 3 की संधि हुई। याद रखना, दूसरी बार कौन सी हुई? 3 की संधि हुई। पहली आपको याद रहेगा ना। अब 3 में क्या हुआ? और भी पहले 5 बंदरगाह थी, अब बोला 11 और बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोल दी गई। खोलो भाई, ये पहली धारा हो गई कि 3 संधि की। 11 नहीं बंदरगाह है, 5 पहले की थी, 11 और। क्लियर होगा? इसके अलावा क्या बोला कि पश्चिमी देशों को अफीम के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। अब तक चोरी छिपे चल रहा था, अब बोला गया भाई इसकी अनुमति दे दी जाए और इसको वैध घोषित किया जाए। वैध कि अब अवैध नहीं रहेगा कि हम चुपके भेजते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब हम अफीम में भी आपको बेचेंगे और इसकी अनुमति भी आपको देनी होगी, दूसरी शर्त होगी। तीसरा, यांगत्से नदी में पश्चिमी देशों के जहाज में भी अनुमति। यांगत्से नदी संखाई वाला ये वाला इलाका जो सबसे समृद्ध इलाका था, तो यहां भी जाने की अनुमति, जो कि हमारे जहाज भी जाएंगे। इसका मतलब अंदर तक जो है विदेशी घुस गए थे, अंदर तक लूट जो है मचाना शुरू कर दी थी विदेशियों ने, खासतौर पर अंग्रेजों ने। तो ये तीसरी। चौथा, चीन की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि पश्चिमी देशों को चीन में राजदूत रखने का अधिकार। राजदूत बीजिंग में रहेगा तो उनकी हरकतों का पता लगता रहेगा कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, यही तो राजदूत करते हैं। दिल्ली में भी सभी जो राजदूत हैं वो हर कंट्री में अपने राजदूत भेजता है। तो उस समय सोचिए, उस समय भी ये व्यवस्था स्थापित थी। तो चौथा बोला भी अंग्रेजों ने। पांचवा, ईसाई धर्म के प्रचारों को अधिकार दे दिया गया कि स्वतंत्र पर घूम भी सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं। और ये भी मान लिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस धर्म को, ईसाई धर्म को, ईसाई किसका था? अंग्रेजों का धर्म था, कि कोई भी अगर अपनाना चाहे तो इच्छा अनुसार उसको अपना सकता है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। और सोचिए, जो धर्म से गुलाम हो जाता है वहां पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये नेचर, ये प्रवृत्ति सभी से पहले से हर जगह इसी तरह से। किसी को गुलाम बनाना है तो धर्म का ठप्पा उसे लगा दो, वो हमेशा के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो ये अंग्रेज अच्छी तरह से जानते। तो ये पांचवा जो है वो 3 की धाराएं होगी। लेकिन हुआ क्या भाई, अब जो है फिर से आवाजें वहां उठने लगी। 3 की जो संधि थी उसे चीन की सरकार जो मानने से इनकार कर लिया। लोग जो नाखुश थे, तो इसलिए चीन की सरकार ने मान्यता नहीं दी। जब मान्यता नहीं तो फिर से अंग्रेज जो है, लेकिन याद रखना, जो पिछला द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो है ब्रिटिश ही नहीं, फ्रांसीसी सेना ने भी साथ दिया था। दोनों ने इकट्ठे मिलकर, क्योंकि दोनों के हित थे भाई। दोनों ही जो है व्यापारी वर्ग था, दोनों ही लाभ कमाना चाहते, दोनों ही प्रवेश स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए फ्रांसीसी और अंग्रेज, याद रखना यहां पर भी। अब क्या हुआ, जब मान्यता नहीं मिली, जो कही गई थी धाराएं थी, तो अब वो फिर से आ गया अपने जहाजों को लेकर, सेना लेकर, और फिर से जो है युद्ध आरंभ हो गया। और फ्रांस और इंग्लैंड की जो संयुक्त जो सेना थी, इकट्ठी सेना, वो पीकिंग तक पहुंच गई। पीकिंग में सोचिए, राजधानी तक वो पहुंच गई, चाइना की राजधानी तक पहुंच गई। और इस प्रकार से जो मांचू जो सरकार से सम्राट, उसे भागना पड़ा वहां से। लेकिन बाद में उसे शर्तें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसको जान की फिक्र थी। अब तो पूरा चीन जाने वाला था, इसलिए जो उसने शर्तें स्वीकार कर ली। अब जो संधि हुई वो थी पीकिंग की संधि, राजधानी के नाम पर, क्योंकि राजधानी पहुंच गए, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। पीकिंग की संधि हुई 1860 ईस्वी में। क्या क्या हुआ, सारी चीजें वही हैं। अफीम का व्यापार वैध मान लिया गया। अब उन्होंने स्वीकार, देखिए पहले उसको मान्यता नहीं दी गई थी दूसरी जो, अब मान्यता दे दी कि वैध मान लिया हो गया जी। फिर पहले जो 5 थी, अब 11 और 11 जो कहा गया था ना दूसरा उसमें, तो उसी संधि को हम कह रहे हैं कि 11 जो अभी जो स्वीकार नहीं किया गया था, अब स्वीकार कर दिया गया। 11 बंदरगाहें खोल दी गई। कुल संख्या कितने बन गई? 16 बंदरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दी गई, रहना भी और वहां व्यापार भी करेंगे। चीन की सरकार जो है पीकिंग में जो है अंग्रेजी राजद्रोह रखने के लिए मान गई, वो भी दे दी। ये पिछली शर्तें अभी तक जो चली हैं। एक और नई शर्त इसमें डाल दी गई थी कि अब 8-8 लाख मिलियन डॉलर जो है वो रखा गया। 8-8 मिलियन डॉलर अंग्रेजों को भी मिला जाएगा और फ्रांसीसी लोगों को भी, सरकार को भी दिया जाएगा युद्ध क्षति के तौर पर। क्लियर हो गया जी? तो ये होगी पीकिंग की संधि। तो 2 अफीम युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन किसके लिए? सिर्फ ये जानना है कि क्यों हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये संधियां कौन सी, पीकिंग की संधि थी, नानकिंग की संधि, ये सारी संधियों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसकी धाराएं कौन सी थी, बहुत ईजी है। एक बार जब पढ़ना शुरू करोगे, 2 बार 3 बार तो देखना आसान होता चलेगा। और मेरे को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से सुनिए, सुनना बहुत, देखिए देखना और फिर सुनना। दूसरा सबसे बड़ा महत्व है सुनने का। देखिए पिक्चर देखो, आपको हर एक पार्ट याद रहता है, और सुन के भी यही चीज होती है कि सुना होता है ध्यान से, तो वो भी आपको याद है।
ये हमने फोटो पहले भी लगाई थी, डॉक्टर सन्याल सेन है। और मैंने कहा था ना, कंपेयर किया था कि महात्मा गांधी और हमारे जो भी राष्ट्रवादी लोग थे उनकी तरह, तो चाइना को बनाने में जो है डॉक्टर सन्याल सेन का बहुत जो है वो हाथ है। अब देखिए डॉक्टर सन्याल सेन को क्या कहा जाता है, आधुनिक चीन का संस्थापक, यहीं से प्रारंभ हुआ था आधुनिक चीन बनने की जो जो रास्ता था उसे दिखाया था किसने, डॉक्टर सन्याल सेन ने। याद रखना, इनके बारे में पढ़ लेना है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इनके बारे में, कहाँ जन्म क्या हुआ, सीधा ही बता रहा हूँ। इनके जो 3 क्रांतिकारी विचार थे, वो 3 सिद्धांत थे, ये हमेशा प्रश्न आता 3 नंबर के लिए, सीधा ही, कि क्या विचारधारा थी इनके अपने देश के लिए आगे ले जाने के लिए, किस विचारधारा के साथ जा रहे थे। इनके सिद्धांत थे 3। पहला राष्ट्रवाद, एक ऐसे देश का निर्माण करना जहां लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद बसता हो। अब राष्ट्रवाद कैसे आएगा, उसके लिए उसने कहा कि मांचू वंश की सत्ता को हटाना पड़ेगा, ये प्राचीन जो ये पुराना जो सड़ा गला जो शासन है उसको खत्म करना पड़ेगा, मांचू राजवंश को हटाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उसने और क्या क्या कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो चीन में घुस गई है, अंदर तक जो है मुनाफा कमा रही है, उनको भी हटना पड़ेगा। अभी पढ़ा ना हमने, अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग जो भी आ रहे थे, वो चाइना को शूट कर रहा था, तो इससे आर्थिक स्थिति जो है चाइना की खराब हो रही थी। तो ये भी कहा गया कि ये भी राष्ट्रवाद का ही एक जो है धारा मान ली गई, मांचू वंश को हटाना और जितने भी साम्राज्यवादी शक्ति उनको भी अपने देश से बाहर निकाल फेंकना, ये सब उसने कहा राष्ट्रवादी की विचारधारा में उसने ये दिया। तो इसलिए उसने कहा इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इसलिए लोगों को उसने प्रेरित किया राष्ट्रवाद के लिए। दूसरी विचारधारा गणतंत्रवाद, वो गणतंत्रवाद के गण हुए लोग, तो ऐसा तंत्र स्थापित करना जो लोगों के द्वारा संचालित होता, जिसमें उनकी भूमिका हो, राजा की भूमिका वो खत्म करना चाहता था। तो डॉक्टर सन्याल सेन ने जनता को सर्वोपरि माना, ठीक है, गण को, जनता को ज्यादा सर्वोपरि जो है माना, और उसने ये माना कि जनता का शासन के कार्यों में अधिकाधिक जो भाग ले, ऐसा कुछ शासन जो है स्थापित करना चाहते थे। कौन, डॉक्टर सन्याल। और तीसरा समाजवाद, डॉक्टर लेनिन ने समाजवाद की दी, लेकिन ये पूरी तरह से समाजवाद के पक्ष में, लेकिन समाजवाद भी इन्होंने किया, विचारधारा में थे गणतंत्रवाद भी और समाजवाद। डॉक्टर सन्याल सेन जो है समाजवाद की स्थापना पर भी बल देते थे। समाजवाद का उद्देश्य है पूंजी का नियमन करना, पूंजी का जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में न चला जाए, पूंजी का समान रूप से वितरण करना तथा भूस्वामी में समानता लाना, भूमि के स्वामी भी बराबर के हों सभी लोग, उस देश के सभी लोगों का अधिकार है। एक परिवार के 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर का अधिकार, संपत्ति के ऊपर भी और जमीन के ऊपर भी, ठीक है भाई, चल अचल संपत्ति दोनों के ऊपर। तो ये समाजवाद की धारणा भी दी, किसने दी, डॉक्टर सन्याल सेन ने। क्लियर हो गया, ये आता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति। देखिए 1911, हर जगह क्रांतियां घटी हैं, भारतवर्ष में भी और दूसरे देशों में भी, तभी जाकर आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हर बार हम नई स्थिति जो है पैदा करते हैं, लेकिन वो स्थितियां जल्दी खराब हो जाती हैं या लंबा टाइम लेती हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम उन स्थितियों को प्रारंभिक तौर पर जैसा था वैसा ही बने रहा, वैसे ही बना रहता या बना रहा, तब तक जो है कोई नई क्रांति आने की संभावना नहीं होती। क्रांतियां कब आती है, जब हम उस समाज को इतना निकम्मा कर देते हैं, इतना गड़ा सिला कर, इतना बासी कर देते हैं कि लोगों को जरूरत होती है कुछ नया किया जाए, तब क्रांतियां घटती। तो वैसा ही हुआ 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति के कारण। क्या हुआ कारण, पहला, क्यों हुआ क्रांति 1911 ईस्वी में, मांचू वंश के राजाओं का नैतिक बंद। मांचू वंश की जो स्थापना थी 1644 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में जो थे, देखिए जब भी प्रारंभ होता है ना, नई संस्था, नया कुछ भी चीज जब प्रारंभ होती है, अगर मैं इसका एसोसिएट करूं आपको, तो गंगा नदी जहां से निकलती है ना, बिल्कुल गंगोत्री से जब निकलती है, हर बूंद इतनी शुद्ध होती है कि इससे शुद्ध पानी हो ही नहीं सकता। लेकिन वही पानी, वही बूंद जो शुद्ध निकली थी, अगर बंगाल की खाड़ी में जहां गिरती है, उस जगह के ऊपर पानी, उस बूंद को लिया जाए तो वह सबसे दूषित होती है। क्यों, प्रारंभ सबसे अच्छा। तो इसलिए क्रांति का एंड जब होता है, जब भी क्रांति घटती है, उसके बाद जो भी नई सत्ता आती है, वो प्रारंभ उसका बहुत स्वच्छ होता है। तो मांचू वंश जब प्रारंभ हुआ था तो बहुत योग्य शासक थे और तभी लोगों ने उनको बिठाया था। लेकिन बाद के जो है आने वाली जो पीढ़ियां थी वो गलत साबित हुई। देखिए, क्योंकि देखिए ये जो राजतंत्र है या अभी भी राजनीतिक, अगर हम भारतवर्ष की बात लेते हैं, छोड़ दिए राजतंत्र, छोड़ राजाओं में, जहाँ राजाओं का शासन था, अब पूरे विश्व में राजाओं का शासन बहुत कम देशों में बचा है। अब केवल लोकतंत्रीय सरकार है या आपका जो है वो समाजवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार है। तो सरकारों के विभिन्न रूप हैं जिसमें लोगों का जो है प्रमुखता रहती है शासन में।
लेकिन आपने देखना है कि हर एक तंत्र में अपने आप को बचाए रखने की जो कवायद लगी है। भारतवर्ष में राजनीति क्या है, कोई अगर चीफ मिनिस्टर बन गया, उसकी जगह वो कोशिश करेगा कि मेरा बेटा ही चीफ मिनिस्टर बने, ऐसा है ना। तो ये जो मांचू वंश था, ठीक उसी प्रकार से अयोग्य है आने वाली जनरेशन, लेकिन उसी को ही जो है राजा चुन के जो है भेजा जाए, ऐसी व्यवस्था कायम की गई मांचू वंश के शासकों द्वारा। और इस प्रकार से जो लास्ट के जो अंतिम जो शासक थे वो कैसे थे, सूरा और सुंदरी में विश्वास करने वाले। कोई लोगों का कोई लेना देना नहीं है, अपने दरबार में अपने सुंदरियों को नचा रहे हैं, उन्हीं की गोद में सोए हैं, शराब पी रहे हैं, और लोगों का कोई मतलब नहीं है, देश का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो है वो मांचू राजवंश हो गए थे, इसलिए लोग उनसे दुखी थे। और इसलिए भी क्योंकि अपमानजनक संधियां करना पड़ रही थी। पढ़िए ना, प्रथम अफीम युद्ध हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध हुआ, उससे पहले जो है पहली जो है वो लड़ाई जो है वो जापान के साथ हुई, हार गए पूरी तरह से। तो इसलिए जो है ये अपमानजनक संधियां जो चीन के ऊपर हो रही थी, और उससे घाटा हो रहा था आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। आदमी जो दुखी था कि देखिए मैं वो हारा हुआ व्यक्ति हूं। ऐसे होगा ना, भारत किसी से हार जाए तो ये समझ लीजिए हर व्यक्ति हार गया है। आप चाहे सैनिक थे नहीं थे, आपने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, लेकिन आप हारे हुए अपने आप को स्वीकार करेंगे। तो वही लोग जो है इस दशा में रहना जो पसंद नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा मांचू वंश का शासक, इसको सबसे पहले हटाया जाए क्योंकि ये सही नहीं है। ऐसे इसलिए तो भारतवर्ष में भी राजनीतिक जो दल हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि फिर उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये वजह रहती है। दूसरा, शिक्षा का प्रश्न। तो मांचू वंश के एक जो है क्रांति का कारण बना क्योंकि उसका शासन अच्छा नहीं था। दूसरा, शिक्षा का प्रसार। इसने 1900 इसी मांचू वंश की ही बात कर रहे हैं, 1902 ईस्वी में जो है क्या हुआ कि पेकिंग में विश्वविद्यालय की स्थापना। समय बीतता चला जाता है तो कोशिश की जाती है, अगर लालू प्रसाद यादव का जो समय अगर देखेंगे, उस समय शिक्षा में थोड़ा परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की वजह से लालू जी का भी परिवर्तन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है शिक्षा का प्रसार 1902 ईस्वी में पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना करी। 1905 ईस्वी में जो प्राचीन शिक्षा नीति थी उसको त्याग दिया और आधुनिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, मतलब पश्चिम शिक्षा की तरफ जो है जोर दिया गया। इससे क्या हो, लोगों को समझ आने लगा भाई कि ये जो सरकार है, ये जो नौकरियां नहीं दे रही है, हमारे ऊपर कर पे कर लगाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है इस तंत्र का ही खामियां है। तो इस शिक्षा के आने के कारण लोगों की समझ जो है बड़ी हुई और वो समझ पाए कि हमें अगर सफल बनना है तो सबसे पहले इसी सरकार को बाहर फेंकना है। तो दूसरा कारण बना शिक्षा का प्रसार। तीसरा, दयनीय आर्थिक दशा। प्रथम अफीम युद्ध हुआ 39-42 में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अफीम युद्ध हुआ 56-60 में हुआ। तो क्या हुआ, इन युद्धों के कारण क्या हुआ, फ्रांस को भी जो है बहुत सारी रियायतें मिली, आपके अंग्रेजों को जो है, इंग्लैंड को भी बहुत, इस प्रकार से दूसरे देशों ने भी फिर इनके साथ संधियां करी। तो लूट जो है वो मच रही थी। चीन को लूट घसूट का जो है दौर आरंभ हो गया था प्रथम अफीम युद्ध से। तो इसलिए क्या था, जो चीन था वो कंगाल हो रहा था और इस कंगाली का सिर्फ एक ही था कि वहां पर क्या की जाए, क्रांति की जाए और इन लोगों को बाहर निकाला जाए। तीसरा जो है दयनीय आर्थिक स्थिति। चौथा आता है विदेशी चीनियों का योगदान। विदेशी चीनी जो अपने देश को छोड़कर जो है चले गए थे हताश निराश होकर, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार जैसे भारतवर्ष से आज आपको यहाँ से बच्चे जो है दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि उनको नौकरियां उनके मुताबिक, उनके पढ़े लिखे होने के मुताबिक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि लोग जो अपनी इंडस्ट्री भी खोलनी है तो उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अब व्यवस्था थोड़ी सी बदलने लगी है, लेकिन जितनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो इस घुटते हुए माहौल से लोग क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक चाइना में भी उसी प्रकार से लोग मांचू वंश के शासनकाल में कहाँ चले गए, कनाडा चले गए, मलाया चले गए, सिंगापुर चले गए और फिलीपींस, और यहाँ उन्होंने काफी नाम कमाया क्योंकि ये लोग निकले थे, ये नलायक लोग नहीं थे, ये लायक लोग थे। इन्होंने वहां पर अपना नाम कमाया, पैसा कमाया और उस अब ये अपने देश से प्यार तो रखते हैं। भारतवर्ष के जितने भारतवर्षी गए ना भारत, वो भारत छोड़कर वो अपने देश से उतना ही प्रेम रखते हैं। उन्हें मालूम है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया था वो देश की संस्कृति से उनको प्यार है, इसलिए बार बार मुड़ के पीछे अपने देश को जो देखना चाहते हैं और वहां उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। तो चीनी लोग भी ऐसा कुछ करना है। उनको ये समझ आ गई थी कि अगर चीन को जो है सुधारना है तो वहां पर क्रांति लाना बड़ा जरूरी है, वहां के शासन को खत्म करना जरूरी है, मांचू वंश के शासन को। इसलिए उन्होंने अब जो क्रांतिकारी संगठन वहां पर बन रहे थे, माओ त्से तुंग, याद रहा ना आपको, माओ त्से तुंग ने आपका डॉक्टर सन यात सेन, जिन्होंने कई संगठन बनाए थे,
अंदर ही अंदर, जैसे भगत सिंह ने अंदर ही अंदर जो है अपना एक दल स्थापित किया कर रखा था, क्रांतिकारी दल, ठीक उसी प्रकार से चीन में भी क्रांतिकारी संगठन जो है वो बनने लगे थे अंडरग्राउंड। तो उनको धन भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, पैसे से सहायता करना, जिससे वो क्या ला सकते थे, हथियार भी ला सकते थे, अपना काम भी चला सकते थे। तो ये जो है, या अधिक से लोगों को जो है अपने अपने झंडे तले ला सकते थे। पैसा चाहिए ना, धन चाहिए, तो चीनियों ने योगदान दिया, तो इसलिए भी क्रांति घटी। चौथा है प्रेस की भूमिका। 1870 ईस्वी में क्या सबसे पहले चीनी भाषा में प्रथम समाचार पत्र जो है स्थापित हुआ था, और इस प्रकार इसके बाद कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो छपना शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ और शुरू हो गया। अब इन पत्र पत्रिकारों ने जो है जितने भी मानचुवस की जो खामियां थी उनको उजागर किया, लोगों को बताया। आज देखिए जो भी चैनल जो रात को बोलता है, आज तक जो कह दिया ना कि भाई ये इसमें जो है वो इतने प्रतिशत जो है आपकी त्वचा को अच्छा करने वाला, गोरी हो जाएगी त्वचा, ऐसा हो जाएगा, तो आप अगले दिन ही उस चीज को खरीद लेंगे। इतना फर्क पड़ता है मीडिया का। तो प्रेस की भूमिका 1870 ईस्वी में प्रेस ने जो है आपके शब्द जो है वो क्रांति ला देते हैं। उस समय तो इसी प्रकार लेनिन ने जो है रशिया में 17 में जो है क्रांति ला दी, 1917 में क्रांति ला दी थी। तो ये फर्क पड़ता है पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का। तो मांचुवस की खामियों को उजागर किया और इस प्रकार से नव चेतना का संचार लोगों में किया, और लोगों ने अब समझ लिया कि क्रांति लानी होगी। पांचवा डॉक्टर sun यat-sen, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया था, डॉक्टर sun यat-sen, जिन्होंने जब क्रांतिकारी विचारधारा की ये जाते थे अपने देश को आगे ले जाना, और उसके लिए जरूरी था कि मांचू वंश का अंत करना। जब मांचू वंश के लोगों को ये पता लगा तो उन्होंने को वहां से उस देश से बाहर निकाल दिया, मतलब निर्वासित कर दिया। और 1905 ईस्वी में जापान वो रहते थे, तो टोक्यो जो राजधानी थी वहां पर उन्होंने जो है छुपे तौर पर तुंग मिंग हुई नामक दल की स्थापना की। तुंग मिंग हुई, याद रखना, 1905 में तुंग मिंग हुई दल की स्थापना करी। किसने करी? डॉक्टर sun यat-sen। इसका उद्देश्य क्या था? ये था चीन में जो है जो वहां की राजतंत्रीय सरकार थी, मांचू वंश की सरकार, उसका अंत करने के लिए। तो यही एक दल था जिसके लोगों ने जो है इतना लोकप्रिय हो गया चीन में कि 1911 ईस्वी चीनी क्रांति में सबसे ज्यादा जो प्रमुख योगदान था उस ग्रुप का ही था, इस समूह का था, तुंग मिंग हुई का। याद रखना पांचवा। और छठा क्या था? तत्कालीन कारण। 1909 ईस्वी में जो है सरकार ने क्या है, रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। जो स्थानीय सरकार थी सबसे पहले उनको यह काम दिया गया, लेकिन वो इस काम को नहीं कर सके और उनसे ये काम ले लिया गया, और फिर ये काम जो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब जो धन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता थी और भ्रष्टाचार हो रहा था, धन जो लाया तो जा रहा था, लेकिन वो धन जो है, भ्रष्टाचार क्या होता है ना, उस धन में से कुछ धन अपने लिए रख, तो उसके कारण क्या था, अब जो चीन है वो लगातार क्या हो रहा था, गरीब देश हो रहा था, धन की लूट घसूट हो रही थी और कर्जा बढ़ रहा था। किसका? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, यहां से जो है 60 लाख पाउंड जो है ऋण ले लिया गया था, भारतवर्ष की तरह। हम भी ऐसा कर रहे हैं ना, देख लिए आपके पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान का क्या हाल है। अगर हमने अपने स्थितियों को समय रहते सहर्ष स्वीकार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, तो याद रखना जिन्होंने स्वीकार किया अपनी गलतियों को, वो आज कहां से कहां पहुंच गए, और जिन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया वो वैसे ही जैसे माँ किसी बेटे के गलत चीजों को छिपाती है तो अंततः उसका नतीजा गलत होता है। तो 60 लाख पाउंड का ऋण हो गया था। तो इस ऋण को चुकाने के लिए लोग सब पता था किसके कहाँ, उनको मालूम था कि ये सारा पैसा हमारे ऊपर, जो चीजें हम खरीदते हैं उनके ऊपर ही कर लगेगा, बोझ पड़ेगा, भ्रष्टाचार कोई और कर रहा है। तो इसलिए जो है इस निर्णय के खिलाफ जो सरकार के विरुद्ध जो लोग खड़े हो गए और प्रारंभ हुआ, और पूरे देश में जो है वो क्रांतिकारी लहर खड़ी हो गई, और 1911 ईस्वी चीन की क्रांति घट गई और मांचू को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया और उनको कत्ल किया गया। तो इस प्रकार से 1911 की चीनी क्रांति क्लियर हो गया। अब आता है इसका महत्व और प्रभाव। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि जब आपने क्रांति को पढ़ लिया, उसके कारण जान लिए, तो प्रभाव और महत्व एकदम से समझ आ जाएगा। पहला मांचू वंश का अंत बिल्कुल हो गया, 1911 और 12 में पूरी तरह से खत्म हो गया, राजशाही तंत्र खत्म हो गया, और इस प्रकार से जो प्रजातंत्र जो का प्रारंभ, राज का वहां पर प्रारंभ हुआ, गणतंत्र राजतंत्र का अंत। देखिए एक अब मांचू वंश तो 1912 ईस्वी में जो खत्म कर दिया गया 11 और 12 में, लेकिन 12 में जो है जो सरकार बनी, युआन शिकाई जो है, जो सेना जो इसके राष्ट्रपति बनाए गए, किसकी सहमति थे? ये डॉक्टर sun यat-sen ने ही इस पद से इस्तीफा दिया था। वो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको बनाया, लोग उनको चाहते थे, इसलिए उनको जो है वो दे दिया गया पद, क्योंकि वो किसी
उस मतलब राजनीति से दूर रहना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी का मैं दे सकता हूँ एग्जाम्पल, वो राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते, वो चाहते थे वो 47 में जो है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं इस देश का, लेकिन उन्होंने पद नहीं चाहा, तो इसी प्रकार से जो है जो डॉक्टर सन्याल सेन ने उसे इस पद को किसे दे दिया, युआन शिकाई को दे दिया, राष्ट्रपति वो बने। लेकिन जो इनकी जो विचारधारा थी वो भी गणतंत्रीय में नहीं थे, गणतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। डॉक्टर सन्याल सेन रखते थे गणतंत्र में विश्वास, लेकिन वो राजतंत्र में के पक्ष में थे, राजतंत्र के पक्ष में थे। तो राजतंत्र के पक्ष होने के कारण 1915 ईस्वी में उन्होंने जो है एक अस्थायी राजतंत्र जो स्थापित कर लिया, विचारधारा वही राजतंत्र स्थापित। ये अब अलग बात है कि लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया, 1916 में उनकी मृत्यु हो गई और राजतंत्र की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह खत्म हो गई उनके मरने के साथ ही, क्लियर हो गया। फिर नवीन विचारों का संचार जो है नवयुवकों में नवीन विचारा जो है अलग अलग विचारधारा जो पनपी पश्चिमी विचारों के कारण, ये भी किसका प्रभाव था, ये भी इसी का ही 1911 क्रांति का प्रभाव था। माओ त्से तुंग का उत्थान, माओ त्से तुंग याद रखना, ये है वो विचारधारा जो आज चीन में हिलोरे ले रही है। आज चीन जो है साम्यवादी सरकार केवल मात्र एक दल से ही संचालित होती है और उसको लाने वाले, इस विचारधारा को लाने वाले थे कहाँ गए वो, नाम नहीं आ रहा है, माओ त्से तुंग, यस माओ त्से तुंग, माओ के सरकार। तो ये जो विचारधारा थी, देखिए पहले 11 वाले हमने पढ़ ले, युआन शिकाई जो है गणतंत्रीय, पहले जो है ये गणतंत्र में विश्वास नहीं राजतंत्र में विश्वास रखते, युआन शिकाई पहले राष्ट्रपति बने। चियांग काई शेक जो राष्ट्रीय सरकार के उस समय जो है 1921 में साम्यवादी जब दल की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो है राष्ट्रीय सरकार के जो अध्यक्ष थे उनके पश्चात वो चियांग काई शेक थे, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, याद रखना। तो साम्यवादियों का किसके साथ हुआ, अब चियांग काई शेक और साम्यवादियों के बीच में, आगे हम इसको ध्यान से आगे पढ़ेंगे अलग से। तो 1921 ईस्वी में से विचारधारा किसके कारण आई थी, 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के कारण ही थी। और याद होगा आपके डॉक्टर सन्याल सेन की जो तीसरी विचारधारा थी वो यही थी, साम्यवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा का उग्र रूप जो है 1921 में हुआ और कौन लेकर आए, माओ त्से तुंग इसको लेकर आए पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1934 ईस्वी में एक लॉन्ग मार्च हुआ था, इसका भी अलग से क्वेश्चन 3 नंबर का मैं आपको आगे करूंगा, लेकिन ये किसकी अध्यक्षता में होता है, एक ऐसा व्यक्ति यहाँ सामने आया था जिसका नाम था माओ त्से। तो माओ त्से तुंग का अगर इतिहास जानना हो या कहां से वो फेमस हुए थे, वो 1934 ईस्वी में हुए थे, जब 1 लाख लोगों के साथ उसने मार्च किया था, उसे कहा जाता है लॉन्ग मार्च। इसको पूरी तरह से आगे पढ़ेंगे। तो यहां से माओ त्से तुंग निकले थे, लेकिन ये 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का ही प्रभाव था। और अंतिम आता है चीन का आधुनिकीकरण। इसी 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण ही यहाँ की सरकार ने बहुत सारे, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सिंचाई, संचार, मुद्रा आदि क्षेत्रों में सुधार किया और काफी हद तक जो है आधार को बनाया। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना है ना, तो उसका आधार अगर पक्का होगा तो वो बिल्डिंग बहुत लंबे समय तक रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार से आधार जो बनाया वो इस क्रांति ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। ये अलग बात है, बाद में जो है माओ त्से तुंग द्वारा जो है वो सरकार बदल कर जो है साम्यवादी सरकार बना दी गई, लेकिन उसको आधार दिया गया किसने, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। तो ये अंतिम हमने पढ़ लिया। अब इन चीज़ों को आपको याद रखना है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपने पड़ोसी देश जो कभी हमें आंखें दिखाता उसका इतिहास भी हमें पता होना चाहिए कि उसने यहाँ तक पहुँचने में कितना प्रोग्रेस करे, किन किन लोगों ने उनको वहाँ साथ दिया और हमें किस दिशा में जाना है। तो आपने जान लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक करना ना भूलेगा और कुछ बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू जो आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।